हनी सिंह इंडिया के मशहूर पंजाबी सिंगर और रैपर हैं। ये योयो हनी सिंह के नाम से मशहूर हैं। 1983 में करमपुरा दिल्ली में पैदा हुए। बागी फितरत के मालिक थे। बचपन ही से वालदैन और उसाजा से लड़ना शुरू किया। वालदैन को म्यूजिक का शौक था। वालिद मोहम्मद रफ़ी के फ़ैन थे। इनके पास रफ़ी साहब की पूरी कलेक्शन थी, जबकि वालदा गाने की शौकीन थी। हनी सिंह की आंख रोजाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से खुलती थी। गाने का शौक वहां से हो गया। कॉलेज में पहुंचे तो म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया। बाल कैस कटवाने की वजह से वालिद नाराज हो गए। हनी सिंह को घर छोड़ना पड़ गया और ये छोटे से क्वार्टर में रहने लगे। ये सारा सारा दिन कंप्यूटर पर म्यूजिक बनाते रहते थे। फितरतन जुनूनी हैं, लिहाजा ये दिन रात म्यूजिक में लगे रहते थे। कुदरत मेहरबान हुई और ये 2003 में 20 साल की उम्र में मकबूल होना शुरू हो गए। 2010 में इनका तूती बोलने लगा और ये भारत और दुनिया भर में फैली पंजाबी आबादी में मशहूर होते चले गए। यहाँ तक कि 2012 में हनी सिंह ने 2 फिल्मों का कॉकटेल और मस्तान को 2 गाने दिए और ये दोनों गाने भारत की फिल्मी तारीख के महंगे तरीन गाने थे। हनी सिंह ने फी कस $84,000 वसूल किए। इनके कंसर्ट भी सारा साल होते थे और ये इनसे करोड़ों रुपए कमाते थे। ये जब भारत से बाहर जाते थे तो जहाज की बिजनेस क्लास की सारी सीटें इनके स्टाफ के लिए बुक होती थीं। खुद फर्स्ट क्लास में सफर करते थे। शोहरत और दौलत ने इनका दिमागी तवाज़ुन बिगाड़ दिया और ये खुद को भगवान समझने लगे। ये खुद को भगवान कहते भी थे। सारा सारा दिन शराब और चर्स पीते थे और इंतहा दर्जे के वाहियात गाने बनाते थे। लेकिन ये क्योंकि अवाम में मशहूर थे, लिहाजा लोग इनके बुरे और वाहियात गाने भी पसंद कर लेते थे। 2011 में शादी हो गई, लेकिन बीवी और खानदान के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। बीवी की 1-2 बार पिटाई भी कर दी और मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। शोहरत, दौलत और ताकत एक ऐसी खौफनाक मुसल्लस होती है जिससे सिर्फ नबी और औलिया ही बच सकते हैं। दुनिया के बाकी 99% लोग इस मुसल्लस में कदम रखकर अपना तवाज़ुन खो बैठते हैं। इंसान को इस लीथल ट्राइएंगल से सिर्फ 2 आदतें बचा सकती हैं, आजिज़ी और सादगी। ये दोनों आदतें शोहरत, दौलत और ताकत की ताबकारी के सामने सबसे मजबूत शील्ड होती हैं और अल्लाह ताला अंबिया और औलिया कलाम को यह शील्ड पैदाइश से पहले अनायत कर देता है, लिहाजा ये ताबकारी से महफूज रहते हैं। जबकि बाकी सब लोग हनी सिंह साबित होते हैं, लिहाजा हनी सिंह भी बहक गया और ये तकब्बर और नशे का शिकार हो गया। ये वोडका की 4-4 बोतलें और चर्स के 12-12 सिगरेट पी जाता था और जाहिर है इसका कोई ना कोई नतीजा निकलना था और वो निकला। हनी सिंह बायपोलर सिंड्रोम का शिकार हो गया। इसने स्टेज और सेट्स पर बदतमीजी करना शुरू कर दी और यूं इसका स्टारडम अचानक खत्म हो गया। ये घर में बंद हो गया और इसके बाद 7.5 साल तक घर से नहीं निकला। इनमें 2.5 साल ऐसे भी थे जिनमें इसने अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखा था। ये इस दौरान किसी से नहीं मिला। इसका तल्लक सिर्फ माँ तक महदूद हो गया था और इस तल्लक में हाँ और ना सिर्फ 2 लफ्ज रह गए थे। बहरहाल 7.5 साल की इस जला वतनी के बाद एक नए हनी सिंह ने जन्म लिया और ये एक ईमानदार, शानदार, आजिज और तौहीद परस्त इंसान बनकर कमरे से निकला और 26 अगस्त 2024 को 7.5 साल के वक्फे के बाद इसका नया एल्बम ग्लोरी आया। ये इसमें माजी के हनी सिंह से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये अब सूफी, सुन्नत और अल्लाह लोग बन चुका था। शराब और चर्स मुकम्मल बंद कर दी थी और मजहब का मुताला कर रहा है। इसने इस्लाम को भी पढ़ा और इसकी तालीमात से भी मुतासर हुआ। मुझे चंद दिन कबल इसका एक तवील इंटरव्यू देखने का इत्तेफाक हुआ। इंटरव्यू 2 घंटे पर मुहित था और इसका कॉन्टेक्ट वाकई लाजवाब था। मैं इंटरव्यू एक ही नशिस्त में देख गया। हनी सिंह ने इंटरव्यू में अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन बताई। इसका पहला राइज कैसे हुआ, फन की पीक कैसे छूटी, नशे का आदी कैसे हुआ, तकब्बर का शिकार कैसे बना, खुद को भगवान कैसे समझना शुरू कर दिया, ब्रेक डाउन कैसे हुआ, घर में 7.5 साल का बिन बास कैसे लिया और फिर एक नया जन्म कैसे हुआ। हनी सिंह ने सारी दास्तान पूरी सच्चाई के साथ बताई। यह भी बता दिया इसने रिकवरी के बाद बियर और वोडका कब कब पी। इसकी हर बात इंस्पायरिंग और सबक आमोज थी, लेकिन 2 बातों ने मेरा दिल जकड़ लिया। इसका कहना था मुझे शराब ने इतना तबाह नहीं किया जितना मैं चर्च के हाथों हुआ। इसका कहना था शराब आपके जिगर पर असरअंदाज होती है और आपके पास इसका कोई ना कोई तोड़ होता है, लेकिन चर्च आपके दिमाग को स्केड़ देती है। ये इस पर काबू पा लेती है, जिसके बाद आप गलत फैसले करते चले जाते हैं
اور یوں آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا چرس ہر صورت بند ہونی چاہیے، لوگوں کو اس سے دور رہنا چاہیے، یہ نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ سن کر میں نے اپنے آپ سے پوچھا کیا ہمارا ملک چرس سے محفوظ ہے؟ اس کا جواب نہیں تھا۔ پاکستان چرس اور اس کی ماں آئس میں بری طرح دھنس چکا ہے۔ ہم نے آج سے 35 سال قبل انڈین پنجاب کو ہیروئن کا نشہ بنایا تھا۔ پاکستانی سمگلرز نے انڈین پنجاب کو ہیروئن کے ذریعے اڑتا پنجاب بنا دیا تھا اور ہماری ریاست تماشا دیکھتی رہی تھی۔ آج بھارت آئس کے ذریعے اس کا بدلہ لے رہا ہے۔ اس نے ہماری اپر کلاس اور مڈل کلاس میں آئس گھسا دی ہے اور ہم خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ چرچ سے پہلے انسان پاکستان میں موجود تھی، ہم اسے کلندری نشہ کہتے تھے۔ اب اس کلندری نشے میں آئس شامل ہو چکی ہے، چنانچہ پاکستان کی نوجوان نسل چرس اور آئس دونوں کا شکار ہے۔ اس سے آپ ملک کے مستقبل کا اندازہ کر لیجئے۔ کاش آرمی چیف اس بات پر توجہ دیں اور جنرل فیصل کو ڈیٹا جمع کرنے کی ذمہ داری دے دیں، اور جب ڈیٹا جمع ہو جائے تو دہشت گردی کی طرح اس کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کر دیں، ورنہ ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم اگر معاشی طور پر تگڑے ہو بھی گئے تو بھی زمین بوس ہو جائیں گے۔